एंड फॉर्मूला, तो इसके बारे में देखिए, जैसे नेम हो गया जिंक, जिंक नेम, सिंबल इसका क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। फॉर्मूले के लिए अगर हम लोग देखें तो सपोज कीजिए कि H2SO4, H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या हो गया, नेम हो गया। H2SO4 क्या हो गया, फॉर्मूले हो गए, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है ना। नेम, जैसे हाइड्रोजन हम लोग देखें, हाइड्रोजन, H, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, नेम। H जो हमने क्या दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, ये हो गया सिंबल। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाई CO2, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नेम, और CO2 क्या हो गया, फॉर्मूला। क्लियर है ना। तो जब कभी भी नेम, सिंबल एंड फॉर्मूला की बात आए तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मेथड ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूले of the substance involved in it is known as chemical equation। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब जिंक क्या हो जाएगा, इसका Zn हो गया सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, सिंबल का यूज किया, फॉर्मूले का यूज किया, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना। इसमें आप एक और पॉइंट को मेंशन आप कर सकते हो, अ केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे, जैसे Zn है, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, इधर ध्यान दो, ZnSO4 और प्लस H2। अब इसमें क्या हो रहा है, H2SO4 को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीजेज में पढ़ा है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अपकमिंग टॉपिक में भी देखेंगे। अब इसमें देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, तो देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का साइड। तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ आइटम है जिंक का,
जिंक का नंबर ऑफ एटम कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में जिंक का कितना है नंबर ऑफ एटम 1। अब देखेंगे हाइड्रोजन का कितने हैं 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2। सल्फर 1। सल्फर 1। ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन 4। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है जिंक का सेम है, हाइड्रोजन का सेम है, सल्फर का सेम है और ऑक्सीजन का भी सेम है। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया किसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा H2O। अब अगेन चेक करेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है 2। ऑक्सीजन का कितना, इधर ऑक्सीजन का कितना 1। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो ये हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर। अब जो हम लोग को ये पता चल गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, इधर क्या हाइड्रोजन, और 2 हो गया ऑक्सीजन। अब ये ले रिएक्टेंट साइड में देखिए, 2 क्या है हाइड्रोजन, हमें क्या करना है 4 करना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया और ये 2 क्या हो गया ऑक्सीजन। अब 4 4 2 2। अब ये अनबैलेंस्ड से क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दोनों हमने देख लिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम होगा जो कोई भी एलिमेंट है उसका, और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा सेम संख्या बैलेंस्ड। और अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं होगा तो क्या होगा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए सम रूल है, उसके द्वारा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। शॉर्टकट में भी आपको इक्वेशन को आप कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एक टॉपिक आता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास कैन, या मैटर लिख लीजिए, मैटर कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। यानी जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहने का मतलब हो गया, अगर मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहा और सी और डी क्या बना लिया इसका प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या हो गया प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे
रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी में डिफिनेशन लाइफ में बना लेते हो ना, लव का डिफिनेशन बताए थे, क्या होता है? लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज ओनली वन गर्लफ्रेंड टू अनदर गर्लफ्रेंड, है ना? सही है, उल्टा भी कर सकते हो। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर कितने वे से बना सकते हैं? 3 वे से। फर्स्ट जो है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे जो फिजिकल स्टेट होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं? एस। लिक्विड के लिए एल। गैस, और अगर एक्वस के फॉर्म में है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? AQ। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जिंक प्लस H2SO4 क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अब इसका फिजिकल स्टेट अगर आप देना चाहें तो जिंक होता है कौन से फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, तो एस हमने दे दिया। अब इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया, आपको पता चला कि जो हमने जिंक यूज किया है वो सॉलिड के फॉर्म में है। नेक्स्ट वन H2SO4। H2SO4 क्या है? एक्वस के फॉर्म में है। ZnSO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 भी एक्वस के फॉर्म में है। और H2 क्या हो जाएगा? गैस के फॉर्म में। अनदर एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2 और प्लस O2 है, क्या बन गया? H2O। अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा? ऑक्सीजन। H2O क्या हो गया? लिक्विड के फॉर्म में। अब आपको बोला जाए कि लिक्विड यानी वाटर गीला क्यों होता है? पहले डिस्कस किए थे ना, वाटर गीला क्यों होता है? रीजन, जो वाटर में मौजूद है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन में क्या होता है? नमी होता है, जिसके कारण वाटर क्या होता है? गीला होता है, मॉइस्चर। समझ में आ गया? तो ये भी एक इसका आंसर हो गया। तो एक था बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट में अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो एस हमने लिख दिया, लिक्विड के फॉर्म में है तो एल हमने लिख दिया, और गैस के फॉर्म में है जी हमने दे दिया, और एक्वस के फॉर्म में है तो AQ। घोल समझ लीजिए। सेकेंड वन जो है, अगर देखें टू इंडिकेट हीट चेंज इन इक्वेशन। सेकेंड, टू इंडिकेट हीट चेंज इन इक्वेशन। सेकेंड जो है टू इंडिकेट हीट चेंज इन एन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में। जैसे देखिए, तो हीट चेंज में 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सेकंड है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगा। तो जिसमें अगर सपोज कीजिए कि कार्बन है जो सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? CO2 गैस। और यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में यहाँ प्लस हीट लिखा हुआ है,
या हीट एनर्जी हो सकता है या वनली एनर्जी हो सकता है। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट इवॉल्व होगा, हीट रिलीज होगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। क्लियर है। सेकेंड, जब ये हीट रिएक्टेंट के साथ में ऐड हो, जैसे नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है ना। अब हीट जो है रिएक्टेंट के साइड में है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट देना पड़ रहा है। जब तक हीट नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा। तो रिएक्शन दो प्रकार का हो गया, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। तो इसको याद रखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगा। अब याद कैसे रखें, टर्म याद रखना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट में अगर मतलब अनदर कंट्री से अपने कंट्री में सामान को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजते हैं। तो वही यहाँ पर याद रखना है, एंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, मंगवाना पड़ेगा। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा, तो वो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सेकंड में देखिए मीथेन CH4, मीथेन ये क्या है इसका फॉर्मूला, और ये क्या हो गया नेम। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस एनर्जी रिलीज होगा। तो ये एनर्जी, इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड था हमारा कि टू इंडिकेट हीट चेंज इन केमिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन जो है टू इंडिकेट कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। टू इंडिकेट इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव का थर्ड पॉइंट, टू मेक द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इफ द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, अगर हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर क्या सिंबल होगा डेल्टा का, हीट साइन होता है डेल्टा। इट मीन्स हीट आपने क्या किया है, प्रोवाइड किया है रिएक्शन के लिए। सेकेंड, इसके नीचे में जो लिखा होगा ये कैटलिस्ट का होता है, कैटलिस्ट का। इफ द हीट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर होगा तो यहाँ पर कैटलिस्ट का लिखा होगा। टेम्परेचर का लिखा होगा, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस है तो वो भी आपको लिखा होगा, समटाइम्स प्रेशर भी लिखा हुआ रहेगा। अब कैटलिस्ट, जैसे एग्जांपल देखिए कि KClO3 सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट है। क्या फॉर्मेशन करेगा, KCl+O2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये सिंबल दिया हुआ हीट चेंज का मतलब इसको आपने क्या किया है, हीट प्रोवाइड किया है। और किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपने क्या किया है, इसको हीट अप किया है। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट, हाँ, कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। यानी सिंपल कैटलिस्ट का जो काम है वो देख लो। कैटलिस्ट का जो मेन रोल है कि जैसे अगर ये की रिएक्टेंट है A एंड B, सपोज कीजिए कि A एंड B ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है मान लो कि C, तो विदाउट कैटलिस्ट जो है, विदाउट कैटलिस्ट ये पाथ है, विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अनदर पाथ आपको प्रोवाइड करेगा, सिंपल ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट का। क्लियर है ना। हाँ, क्या है एक, तो कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। तो कैटलिस्ट में एक टर्म याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट क्या होता है, लो होता है। विथ कैटलिस्ट लो, कैटलिस्ट लो होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी लो का मतलब रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा।
और विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देने की